मूवी की शुरुआत में समांथा अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पे आर्ग्यूमेंट कर रही होती है। जब वो रियल्टो थिएटर तक पहुंच जाती है तो उस थिएटर के शो द थिंग इन द वुड्स के नीचे उसे उसका नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। वो अपने नाम को देखकर चौंक जाती है। वो उस एम्प्टी थिएटर में जाती है और अपनी सीट पे बैठ जाती है। मूवी शुरू होती है और उस मूवी में उसे दिखाया जाता है उसकी पूरी बॉडी पे खून लगा हुआ होता है और वो जंगलों में भागे जाती है। उसे वहां पे एक अननोन आदमी परस्यू कर रहा था जो कि वेल्डर के नाम से जाना जाता है। जब वो उस आदमी से दूर भाग रही होती है तो एक लाश उसके बीच में आती है और वो उस लाश के ऊपर गिर जाती है। वो उस आदमी से छिपने के लिए कामयाब हो जाती है और तभी उसका बॉयफ्रेंड जेसन वहां पर पहुंच जाता है और वो उसे यहाँ से भागकर अपनी लाइव्स बचाने के लिए कहता है। फिर रात में वो रोड तक पहुंचते हैं और उन्हें वहां पे एक कार दिखाई देती है जो कि उनकी तरफ आ रही थी। जेसन उस कार से हेल्प लेने के लिए उन्हें सिग्नल देता है जिससे कि वो यहाँ से भाग पाए और लकीली वो कार पुलिस की होती है। ऑफिसर टॉम उनकी मदद करने के लिए मान जाता है पर वो समांथा को लेकर काफ़ी क्यूरियस होता है क्योंकि वो पूरी ब्लड से कवर होती है। समांथा उसे पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और वो उन्हें अपनी कार में बैठने देता है पर वो वहाँ से निकले उससे पहले ही वेल्डर उनके सामने पहुँच जाता है। टॉम उस पर गन रख के उस वेल्डर को अपना वेपन नीचे रखने के लिए कहता है। वो उस वेल्डर को 2-3 बार शूट करता है और वो वेल्डर नीचे गिर जाता है पर जब वो अपनी कार की तरफ वापस जाने के लिए आगे आता है तो वो एक्सीडेंटली नीचे गिर जाता है और वो अपने हेड को शूट कर देता है। बाद में वो वेल्डर वापस उठता है और उन दोनों के पीछे पड़ता है। वो कपल भागते हुए अपने दोस्त माइक के घर तक पहुंचते हैं। समांथा उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। वो उसे कहती है कि वेल्डर ने उनके सभी दोस्तों को मार दिया है और अब वो उनके पीछे पड़ा है। तभी वेल्डर वहां पर पहुंच जाता है और माइक के ऊपर अपना हैमर थ्रो करता है और उसे घायल कर देता है। जब वेल्डर उनकी तरफ भागता है तो जेसन घर के दरवाजे को बंद कर देता है और शॉटगन से उसे शूट करता है पर वो वेल्डर दरवाजे को तोड़ देता है और माइक को अपने वेपन से मार देता है। जेसन उसे शूट करने जाता है पर वो वेल्डर घायल माइक को अपने सामने रख देता है और उन सभी गोलियों को ब्लॉक कर देता है। जेसन का एक शॉट माइक के हेड को लग जाता है और उसके हेड के चीथड़े उड़ जाते हैं। समांथा ये सब देखकर घबरा जाती है और बेसमेंट में जाकर छिप जाती है। जेसन उस वेल्डर से फाइट करता है और उसकी बॉडी में नाइफ स्टैब करता है पर वो वेल्डर उसी नाइफ से जेसन पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ समांथा नीचे कई सारी लाशें देखकर चिल्लाने लगती है और वो वेल्डर जेसन को फ्लेम टूल से जलाकर मार देता है। अपने बॉयफ्रेंड की आखिरी चीख सुनकर वो अपनी हिम्मत जुटाती है और बेसमेंट की कुल्हाड़ी से उस वेल्डर से फाइट करने में कामयाब रहती है पर जब वो आखिर में उसे मारने जाती है तो वो वेल्डर अपना मास्क निकालता है और उसे दिखाता है कि वो उसका पुराना दोस्त है और वो उसे उनकी पिछले वीकेंड्स की ट्रिप के बारे में याद दिलाता है। सीन फिर उस समय पे शिफ्ट होता है जब समांथा, जेसन और उसके दूसरे कई फ्रेंड्स फार्म हाउस पर अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए आए थे। थोड़ी देर बाद उन्हें वहां पे कोई चीज आसमान से गिरती हुई नजर आई। जेसन अपने दोस्तों से उस चीज को देखने के लिए वहां पर जाने के लिए कहता है। वहां पे उन्हें एक मिस्टीरियस चीज दिखाई देती है जो कि आसमान से गिरी थी। वो सभी उस चीज के नजदीक जाते हैं और जेसन उस कांटेदार शील्ड को छूता है और उसमें से बहुत सारे स्पाइडर्स बाहर निकलते हैं। सब लोग डर के भागने लगते हैं। वो स्पाइडर्स वहां के सभी लोगों पर अटैक करते हैं पर वो फ्रेड को अपना शिकार नहीं बना पाते। वो कैसे भी करके उन स्पाइडर्स से बच जाता है और वहां के एक घर में जाकर छिप जाता है। दरवाजा बंद होने के बावजूद भी एक स्पाइडर अंदर पहुंच जाता है और फ्रेड पर अटैक कर देता है पर थैंकफुली एक मास्क उसके चेहरे को कवर कर लेता है और उस स्पाइडर को उसकी बॉडी में जाने से बचा लेता है। बाद में वो उस स्पाइडर को हैमर से मार देता है और अपने सभी दोस्तों को मारने का डिसीजन लेता है जो कि इस स्पाइडर के शिकार बने हो जिससे कि उनका ये इन्फेक्शन लोगों तक ना पहुंचे। फ्रेड फिर वेल्डिंग सूट पहन लेता है और अपने सभी दोस्तों को मारने लगता है। वो समांथा को सब कुछ बता देता है और तभी समांथा चिल्लाने लगती है और पता चलता है कि एक स्पाइडर उसके सिर में पहुंच चुका था। वो फ्रेड से अपने आप को मारने की विनती करती है जिससे कि वो इससे आज़ाद हो सके। फ्रेड फिर खड़ा होता है और एक कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। बाद में वो जब घर से बाहर निकलता है तो स्पाइडर्स का ग्रुप वहां पर पहुंच जाता है और वो फ्रेड पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। बाद में सीन फ्रेड की तरफ शिफ्ट होता है जो कि ड्राइव करके सिटी की तरफ जा रहा था। यहाँ उसके हेड में हमें थोड़ी मूवमेंट्स भी दिखाई देती है और पता चलता है कि फ्रेड भी उन स्पाइडर्स से इन्फेक्टेड हो चुका है और अब वो पूरे सिटी में इस इन्फेक्शन को फैलाने वाला है।
अगले सीन में हम एक रोमांटिक कपल को देखते हैं, एना और डेविड, जो कि अपनी इंटीमेट मोमेंट को पूरा करने के लिए थिएटर में जाते हैं। अचानक स्क्रीन शुरू हो जाती है और उन दोनों को उस मूवी में दिखाया जाता है। एना और डेविड रेस्टोरेंट में होते हैं और एना के फेस पर एक स्कार होता है। डेविड उससे अपना लव कन्फेस करता है और उसे कहता है कि उसे अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बितानी है। फिर वो उसे कहता है कि उसे अपने इस स्कार की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो उसकी प्लास्टिक सर्जरी भी करवा देगा अगर वो तैयार हो तो। साथ में वो उसे ये भी कहता है कि उसकी माँ ने भी कई सारी सर्जरीज करवाई है, तो वो उनके पर्सनल डॉक्टर्स से भी मिल सकते हैं। अगले सीन में एना क्लिनिक पर होती है और डॉक्टर लेनियर उसके इस स्कार को चेक करते हैं और उसे कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी से 95% जितना उसकी स्किन का ये स्कार निकल जाएगा। सीन फिर सर्जरी के दिन शिफ्ट हो जाता है और डॉक्टर लेनियर और बाकी के डॉक्टर्स एना की सर्जरी परफॉर्म करने के लिए तैयार होते हैं। एना को वहां अनकॉन्शियस करने के बाद उसकी सर्जरी शुरू की जाती है। बाद में एना अपनी डेविड के साथ होने वाली वेडिंग का एक सपना देखती है और जब वो वहां नजदीक जाती है तो अचानक उसे वहां डॉक्टर लेनियर और बाकी के डॉक्टर सर्जरी टूल्स के साथ दिखाई देते हैं और वो घबरा जाती है। बाद में जब वो होश में आती है तो उसे नर्स और डेविड उसके नजदीक में दिखाई देते हैं। एना मेडिसिन की वजह से सो जाती है और डेविड जाने से पहले उसके पिक्चर्स ले लेता है। जब वो जागती है तो वो डॉक्टर से अपना फेस मिरर में देखने के लिए पूछती है, पर डॉक्टर उसे मना करते हैं और उसे फोन कॉल भी नहीं करने देते। फिर रात में एना अपने रूम से बाहर निकलती है और सिमोन को देखती है, जो कि कंप्यूटर में काम कर रही थी। तभी सिमोन को एक कॉल आता है और वो वहां से चली जाती है। एना इस वक्त का फायदा उठाकर उस कंप्यूटर में अपने डेटा चेक करती है और उसे वहां अपनी सर्जरी की कुछ अजीब चीजें पता चलती है जो उस पर परफॉर्म की गई थी। वो आगे कुछ जान पाए उससे पहले ही सिमोन वहां पर पहुंच जाती है और वो वहां से निकलकर अपनी रूम की तरफ आगे बढ़ती है। तभी एक रूम से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जहां से कोई मदद के लिए किसी को बुला रहा था और उसे वहां पे एक औरत दिखाई देती है जिसकी आंखें और नोज गायब हो चुके थे। वो घबराकर वहां से भाग जाती है, पर सिमोन उसे नोटिस कर लेती है, पर एना उसे मारकर बेहोश कर देती है और उसका आईडी कार्ड चुरा लेती है। वो उस कार्ड से एलिवेटर को ओपन करती है और एलिवेटर से नीचे पहुंचती है। वहां पे उसे डॉक्टर लेनियर दिखाई देते हैं, जो कि वहां उसी का वेट कर रहे थे। वो उसे ड्रग्स के एक्स्ट्रा डोज दे देते हैं और उसे अनकॉन्शियस कर देते हैं और बाद में वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा सर्जरी करते हैं। अगले सीन में एना जब होश में आती है तो वो डेविड से बात करती है। डेविड उसे कहता है कि वो उसे उसकी माँ नाडिया से उसकी मुलाकात करवाना चाहता है। बाद में एना जब अपनी बैंडेजेस निकालकर मिरर में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी पर कुछ अनयूजुअल और अगली चेंजेस किए गए हैं। तभी नाडिया वहां पर पहुंचती है और उसके अपीयरेंस को देखकर उसकी तारीफ करती है। एना ये सब देखकर चिल्लाने लगती है और बाद में सीन थिएटर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वहां पे वो अकेली होती है और डेविड भी वहां पे नहीं होता। बाद में वो जब वहां से निकलती है तो उसे वहां का प्रोजेक्शनिस्ट मिलता है। वो उसे एक्सप्लेन करता है कि ये मूवी असल में उसका सबसे वर्स्ट नाइटमेयर थी और एना ये सुनकर जोर से चिल्लाती है। मूवी की तीसरी स्टोरी में फादर बेनेडिक्ट उस थिएटर की डिस्प्ले पर अपना नाम देखकर उस थिएटर में जाते हैं। वहां पे वो एक लड़के पीटर को देखते हैं जो कि किसी स्पिरिट के कंट्रोल में था। वो चर्च की छत पर खड़ा हुआ था। वो वहां पे अजीब सा बिहेव करता है और अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। एक नन वहां पर पहुंचती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। पीटर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो इविल स्पिरिट उसे रोक लेती है और उसे उस छत से नीचे गिरा देती है। सभी इस इंसिडेंट को देखकर शॉक हो जाते हैं। रात में पीटर की एक दोस्त डैनी इस इंसिडेंट की वजह से रो रही थी और तभी उसकी माँ उसे दिलासा देती है और उसे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ है। और तभी दूसरी तरफ फादर बेनेडिक्ट और नन इंटीमेट हो रहे हैं और तभी उन्हें वहां बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जब बाहर उस आवाज को देखने के लिए जाते हैं तो पूरे चर्च में उन्हें वहां पे खून फैला हुआ दिखाई देता है और फ्लो पे भी एक खून से रंगा हुआ इविल फेस बना हुआ था। अगले दिन डैनी के दोस्त उसे बुली करते हैं। वो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करती है और तभी कोई इविल फोर्स उसकी दोस्त पर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है और उस लड़की को डैनी की मॉम के पीछे एक इविल क्रिएचर दिखाई देता है। उसी रात को सभी लड़कियां उस चर्च में उसी इविल स्पिरिट से पोजेस्ड हो जाती है। दूसरी तरफ नन उस डेविल की बुक को रेड करती है और उसे पता चलता है कि वो इविल स्पिरिट एक डिस्ट्रॉयर है। वो फादर से इसके बारे में बात करने जाती है, पर तभी वहां पे मरा हुआ पीटर पहुंच जाता है और उन्हें किसी के बारे में बताता है जो कि इस इविल स्पिरिट से पोजेस हो चुका है। वो उन्हें वार्न करके कहता है
कि देर होने से पहले ही उन्हें इस ईवल को उससे भगाना होगा, और पीटर के कहने पर वो मान लेते हैं कि वो स्पिरिट डैनी के अंदर है और वो डैनी पर देर हो उससे पहले ही एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने का डिसाइड करते हैं। पर तभी वहाँ डैनी की मॉम पहुँच जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है। बाद में फादर को पता चलता है कि डैनी नहीं पर असल में उसकी माँ इस स्पिरिट से पोजेस्ड है। अगले सीन में हमें डैनी की मॉम दिखाई जाती है जो कि लड़कियों के रूम में जा रही थी। वो सभी लड़कियों को अपने कंट्रोल में करती है और उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर देती है। फादर और नन जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डैनी का मुंह उस स्पिरिट ने स्टिच कर दिया है और तभी वहां के सभी बच्चे उन पर अटैक कर देते हैं। फादर और नन अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक स्वॉर्ड ले लेते हैं और उन्हें ना चाहते हुए भी कुछ बच्चों को मारना पड़ता है। फिर कुछ समय के बाद डैनी की माँ छत पर चढ़ जाती है और अपने आप को मारने के लिए तैयार होती है। फिर जो भी बच्चे मर गए थे वो वापस जिंदा हो जाते हैं और सभी बच्चे फादर को स्टैब करके उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ नन डैनी की माँ को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचती है, पर डैनी की माँ उसे भी होल्ड कर लेती है और दोनों साथ में वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। डैनी की माँ वहाँ पे मर जाती है पर नन किसी तरह से जिंदा रहती है। बाद में पता चलता है कि वो इविल स्पिरिट अब नन की बॉडी में चली गई है। फिर ये सीन थिएटर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और फादर ये सब देखकर काफी डर जाते हैं। जब वो पीछे देखते हैं तो प्रोजेक्शनिस्ट वहाँ पे उसे जोर से हिट करता है और उसे मार देता है। फिर हेलेन नाम की एक लेडी वहाँ पर पहुँचती है। मूवी में वो देखती है कि वो एक हॉस्पिटल के अंदर थी और डॉक्टर के साथ अपनी अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रही थी। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे जो उसके बिहेवियर को लेकर उससे कंप्लेन कर रहे थे। हेलेन उस हॉस्पिटल को देखती है और वहाँ पे उसे सभी चीजें अजीब सी दिखाई देती है। बाद में जब वो डॉक्टर से मिलती है तो वो डॉक्टर को अपने स्ट्रेंज एनवायरनमेंट के बारे में सब बताती है, पर तभी डॉक्टर का असिस्टेंट इमरजेंसी कॉल करता है और उसकी बातचीत वहीं पे अटक जाती है और डॉक्टर साल्वाडोर उसे जल्दी से उसके रूम से जाने के लिए कहता है और उसे अगले दिन आने का कहता है। बाद में वहां से निकलने के बाद जब वो अपने लड़के को लेने के लिए जाती है तो उसके बेटे वहां पे नहीं होते। वो वहां उन्हें ढूंढने के लिए पूरा हॉस्पिटल चेक करती है और वहां के अजीब वर्कर्स से पूछती है, पर कोई भी उसके बेटों के बारे में नहीं जानता था और फ्रस्ट्रेट होकर वो अपने बैग से गन निकालकर अपने सिर पर रख देती है और अपने आप को शूट करने की कोशिश करती है। तभी अचानक उसे बाहर से अपने बेटों की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को चेस करती है। वहाँ उसे अपने बेटे एक डोर के पीछे उस डॉक्टर के साथ दिखाई देते हैं। वो अपनी मॉम की इल कंडीशन के बारे में बात कर रहे थे और जिसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो कि उसकी सुसाइड से ही ठीक हो सकता है। वो उसे ये भी बताते हैं कि उनकी माँ के पास एक गन भी है जिसमें एक ही बुलेट है जो कि अपने आप को मारने के लिए है। जब डॉक्टर उन्हें कहता है कि हेलेन उन्हें सुन रही है तो वो वहाँ पर पहुँच जाती है और उस डॉक्टर को शूट कर देती है और बाद में वो अपने बेटों को वहां से लेकर चली जाती है। बाद में सीन थिएटर की तरफ पहुंच जाता है जहां पे हेलेन अपने बैग में गन लेकर बैठी हुई थी और बाद में हमें थिएटर में से एक आखिरी गन शॉट सुनाई देता है। अगले सीन में हमें एक लड़का रायली दिखाई देता है जो कि सॉन्ग सुनते हुए रास्ते से जा रहा था। बीच में वो उस थिएटर को नोटिस करता है और अंदर चला जाता है। बाद में उसकी मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे वो एक फेमस पियानिस्ट है। वो ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहा था और उसके पेरेंट्स भी वहाँ उसे एक्साइटमेंट से देख रहे थे। बाद में जब वो वहाँ से अपने घर निकलने के लिए तैयार होते हैं तो एक आदमी उनकी कार में घुस जाता है और रायली के ऊपर गन रख देता है। वो सभी को उस कार से बाहर निकलने के लिए कहता है और उन्हें अपने घुटने पर बैठने का कहता है और जब रायली के पिता उसे बचाने के लिए जाते हैं तो वो आदमी उसके पेरेंट्स को रायली के सामने शूट कर देता है। रायली उससे भागने की कोशिश करता है पर उसे भी वो किडनैपर शूट कर देता है। अगले सीन में रायली हॉस्पिटल में उठता है। जब वो डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं और उस हॉस्पिटल में उसे कुछ अजीब सी चीजें भी दिखाई देती है जो कि उसके आसपास हो रही थी और इसी रात वो किडनैपर भी उसे विजिट करने के लिए आता है जो उसे पूरी तरह से मारना चाहता था। और जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी नर्स वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे अगले दिन आने का कहती है। बाद में रायली एक नए पेशेंट से मिलता है जिसका नाम केसी है और जब वो बात करते हैं तो पता चलता है कि वो दोनों मरे हुए लोगों को देख सकते हैं। अगले दिन रायली को अपनी माँ का विजन दिखाई देता है जो उसे अपने साथ आने के लिए कह रही थी और तभी केसी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे रायली को अपनी जिंदगी जीने देने के लिए कहती है। वो उसे अपनी माँ के किसी भी वर्ड्स को सुनने के लिए मना करती है और उसे स्ट्रॉन्ग बने रहने का कहती है। जब केसी उस रूम से निकल जाती है तो रायली की माँ उसके सामने पहुँच जाती है और उसे मार देती है।
और उसी रात फिर से वो किडनैपर रायली को मारने की कोशिश करता है, पर रायली उससे बचकर निकल जाता है और वहाँ के एक कंटेनर में जाकर छिप जाता है जहाँ पे केसी की डेड बॉडी रखी हुई थी। बाद में वो जब वहाँ से निकलकर भागने की कोशिश करता है तो वो किडनैपर उसे नोटिस कर लेता है और फिर से उस पर अटैक करता है। उसे फिर से अपनी माँ का विजन दिखाई देता है जो उसे मरने के लिए कहती है और केसी उसे उस किडनैपर से लड़ने के लिए कहती है। रायली केसी की बात मानकर उस किडनैपर की नेक में स्टिक स्टैब करके उसे मार देता है। बाद में जब डॉक्टर्स उसे वहां से ले जाते हैं तो उसे फिर से वो किडनैपर उसके सामने दिखाई देता है और ये सीन वापस थिएटर की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां रायली ये सब देखकर डर जाता है। प्रोजेक्शनिस्ट फिर वहां पर आता है और उसे अगर जिंदा रहना है तो उसे वहां से भाग जाने का सजेस्ट करता है। वो उसे ये भी कहता है कि इस थिएटर में आगे जो लोग आए वो सब मर चुके हैं। फिर आखिरी सीन में हम प्रोजेक्शनिस्ट को देखते हैं जो कि रायली की वीडियो टेप एक बॉक्स में रख रहा था और इसी रूम में ऐसे कई सारे बॉक्सेस रखे हुए थे और इन बक्सों के साथ मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस चैनल पे अगर आप नए हो और या आप ऐसे ही फिल्म्स एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।